हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश गुप्ता मेरे चैनल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने नॉर्मेलिटी, मोलरिटी यानी सब मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन से रिलेटेड टॉपिक पढ़े, क्योंकि ये टॉपिक हमको दो जगह काम में आता है। एक तो 11th में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, और दूसरा यही चैप्टर हमको काम में आता है सोल्यूशन चैप्टर में 12th में। तो इसके कुछ क्वेश्चंस, बेसिक कॉन्सेप्ट, डेराइव्ड फार्मूलाज, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। अब मेरे स्टूडेंट का ऐसा कहना है कि सर सम बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक से पढ़ाइए। बेसिक यानी कि जहां पे केमिस्ट्री की डेफिनेशन से शुरू करके उसकी सारी चीजें स्टार्ट होती हैं, वहां से पढ़ाना शुरू करिए, तो थोड़ा हमको और अच्छा लगेगा, थोड़ी चीजें और डिटेल में हमको जानने को मिलेंगी। तो स्टूडेंट आइए शुरू करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन टू द एंड ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो एक्चुअली यहां पर एक सबसे सिंपल बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूं वो ये है स्टूडेंट, कि अगर हम केमिस्ट्री को, ओवरऑल केमिस्ट्री की बात करें तो होल केमिस्ट्री इज, होल केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हम 4 पार्ट में पूरी केमिस्ट्री को डिवाइड करके ऐसा पढ़ते हैं। अगर हम इसको देखें तो सबसे पहला है जनरल केमिस्ट्री। जनरल केमिस्ट्री, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं, सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर देता हूं कि अभी हमारे जो टॉपिक्स चलेंगे वो बेसिक ऐसे हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन लोगों ने केमिस्ट्री 9th-10th में बहुत ही कम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कम चीजें पढ़ी हैं, केमिस्ट्री एज अ मेन सब्जेक्ट उन्हें नहीं पढ़ाई गई है। तो उनके लिए ये स्टार्ट करना कि डायरेक्ट मैं मोल कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट करूं, तो उनका ऐसा कहना है कि सर बेसिक से हमको कुछ यहाँ समझ ही नहीं आ रहा है। तो उनको कैलकुलेशन तो आ जाता है, लेकिन उनको पता भी नहीं है कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, वो सारी चीजें पता नहीं है। तो उनकी रिक्वेस्ट पर अब मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि आज से आप लोगों को, जब आप फर्स्ट डे अपने स्कूल या कोचिंग में आते हैं, तो वहां से क्या पढ़ाना शुरू करते हैं टीचर, वो चीजें पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। तो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देंगे, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहां से शुरू होने वाली हैं आपके काम की, बोर्ड एंड बेसिक के काम की। तो पहला है स्टूडेंट की जनरल केमिस्ट्री। सेकेंड पार्ट आपको आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के बाद आपको आएगा सम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर बाद में आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट एक सिंपल सी बात मैं यहां पे आपको ये डिसाइड कर देता हूं कि अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 11th में, सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर्स आते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री और जनरल केमिस्ट्री के मिले जुले चैप्टर्स आते हैं। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी आएंगे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको एकदम लास्ट में आएगा, जिसके हम 2 चैप्टर 11th में पढ़ेंगे, बाकी के 5 चैप्टर हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। तो अपने दो चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, वो हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन, दूसरा चैप्टर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए आप क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी एंड क्लासिफिकेशन, ये सारे चैप्टर्स आएंगे। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में आपको इसको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को भी रख सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर को रख सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी स्टूडेंट के जब तक 4 चैप्टर क्लियर नहीं होते हैं केमिस्ट्री में, पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, एंड फोर्थ चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। ये हमारे 4 चैप्टर, 4 स्तंभ हैं। और ये चैप्टर को जब तक हम केमिस्ट्री में अच्छा नहीं समझ लेते हैं, पढ़ नहीं लेते हैं, बहुत बेसिक चीजें क्लियर नहीं कर लेते हैं, जीरो से लेकर के हीरो तक का सफर तय नहीं होगा, ये निश्चित है। तो स्टूडेंट, हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर में से। तो सबसे पहले हमको ये सोचना चाहिए कि केमिस्ट्री है क्या।
अगर हम केमिस्ट्री को डिफाइन करें स्टूडेंट, तो आपको पता है कि पूरा साइंस के मेन सब्जेक्ट्स में से केमिस्ट्री वन ऑफ द मेन एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसे हम बोर्ड में एज वेल एज जेईई नीट के एग्जाम में भी बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में मान सकते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बारे में लोगों की ऐसी जनरल धारणा रहती है, जनरल कॉन्सेप्ट रहता है कि इट इज द स्टडी ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जी हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन उनके साथ दो तीन वर्ड और हम ऐड करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द केमिकल्स, कंपोजिशन ऑफ द केमिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, ये सब की जो हम स्टडी करते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री। यू नो स्टूडेंट, केमिस्ट्री एवरीवेयर जब हम वर्ड यूज करते हैं तो सच में केमिस्ट्री एवरीवेयर है। हमारे मॉर्निंग के उठने से लेने तक रात को सोने तक हम केमिकल्स का यूज करते हैं। वो चाहे हम टूथ ब्रश एंड टूथपेस्ट के रूप में यूज करते हैं, या सोते समय हम एसी चलाते हो तो एसी में लगने वाली जो गैस है वो भी केमिकली प्रिपेयर्ड की गई है, सिंथेसाइज की गई है। मेडिकल साइंस एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री का ही यूज होता है। जितनी भी मेडिसिन हैं वो सब केमिकल्स हैं। इनमें से बहुत सारी मेडिसिन भी हमारे काम की हैं, जो लोगों को यानी पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को, ह्यूमैनिटी के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए और किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। तो स्टूडेंट केमिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आज की एटम, मॉलिक्यूल, ये सारी डेफिनेशंस के साथ साथ कुछ और छोटी छोटी चीजें भी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है केमिस्ट्री को लेकर के, वो कंफ्यूजन क्रिएट ना होने पाए। तो इसके पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूं। एक नाम, जैसे आप लोग अभी बुक में पढ़ोगे तो एक वर्ड आता है सिसप्लास्टिन। ओके, अब सिसप्लास्टिन वर्ड जैसे आप वर्ड इसका सुनते हैं ना, तो आपको लगता है ये क्या होगा। फिर ऐसा वर्ड आप एक यूज करते हैं, टैक्सोल केमिकल आएगा, है ना। तो सिसप्लास्टिन एंड टैक्सोल, दीज बोथ द केमिकल्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और ये दोनों ही केमिकल बहुत ही काम के केमिकल है, और ये भी केमिस्ट्री की देन है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद एक नाम और भी आता है जिसको आप शॉर्ट में AZT के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम है एजिडोथाइमिडीन। इसका पूरा नाम है एजिडोथाइमिडीन। तो एजिडोथाइमिडीन भी बहुत काम का केमिकल है, जिसे हम शॉर्ट में AZT के नाम से जानते हैं। और ये जो केमिकल है ना, दिस केमिकल इज यूज्ड, ये एक बार आ भी चुका है क्वेश्चन में, हाँ ध्यान रखना, भले ही छोटा टॉपिक हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनो, एक एक चीज को बहुत बढ़िया से पढ़ो। तो AZT यानी कि एजिडोथाइमिडीन जो केमिकल है, ये एड्स के ट्रीटमेंट में काम में आता है। AIDS, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एक वायरल जनित, वायरल से होने वाली बीमारी है, वायरल डिजीज है। उसमें आप जानते ही होंगे एड्स के बारे में, बहुत सारा इंफॉर्मेशन होगा आपको। उसमें जो यूज होने वाला केमिकल है वो क्या है, एजिडोथाइमिडीन यानी कि AZT है। तो आपकी बुक में ऐसे सारे नाम लिखे हुए हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिसप्लास्टिन, ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, टैक्सोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, AZT एजिडोथाइमिडीन विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एड्स। तो ये कुछ ऐसे केमिकल हैं जो हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टूडेंट, कि जितने भी केमिकल्स हैं उनकी फिजिकल फेजेस क्या होंगी, वो किस फेज में प्रेजेंट होंगे। कोई सॉलिड के फॉर्म में होगा, कोई लिक्विड के फॉर्म में होगा, कोई गैसियस फेज में होगा। तो सबसे पहले आज की क्लास में एक और चीज क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हालांकि आप लोगों ने लोअर सेक्शन में ये चीजें पढ़ी होंगी, फिर भी यहां पर थोड़ा सा एक नजर यहां पे डाल लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऐसे एनसीईआरटी में आप देखो तो ये टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ द मैटर। इस टॉपिक का नाम क्या है, नेचर ऑफ मैटर। अब नेचर ऑफ मैटर का मतलब है कि कोई भी मैटर, कोई भी कंपोनेंट
कोई भी सब्सटेंस किस फेज में प्रेजेंट हो सकता है, तो उसके हम मेन 3 फेज मान लेते हैं। वैसे 2 फेज हमको और भी पढ़ना है, एक तो प्लाज्मा फेज और दूसरे बोसॉन पार्टिकल्स। मेन उनको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप लोगों को सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में डिफरेंस समझा देता हूं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब स्टूडेंट यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, हालांकि आपने पहले पढ़ा हुआ है, फिर भी इसको ध्यान में रखना। व्हाट इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में मेन जो डिफरेंस है वो क्या है, ध्यान से सुनो, है ना। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की यहां पर एक कॉलम हम और बना लेते हैं, कॉलम का नाम प्रॉपर्टीज रख लेते हैं, और ऐसे 3-4 चीजें इसमें डिफरेंस की समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल। तो यहां पर प्रॉपर्टीज, ओके स्टूडेंट, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल सॉलिड फेज में प्रेजेंट होंगे। तो इनके बीच में सबसे पहला पॉइंट है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल विल बी हाईएस्ट। जैसे आप कोई सॉलिड पार्टिकल लेते हैं तो उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, नो गैप। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होगा, यानी कि मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लिक्विड की बात करें तो जैसे आप वाटर लेंगे, कोई ऑयल लेंगे, पेट्रोल, डीजल, ये सब लिक्विड के एग्जांपल हैं, इथेनॉल, मिथेनॉल, एसिडोन। तो इनमें क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विल बी मॉडरेट, यानी कि इनके बीच जो मॉलिक्यूल्स बनाने वाली स्ट्रक्चर है उनके बीच की डिस्टेंस कैसी होगी, थोड़ी ज्यादा होगी, उनको हम लिक्विड कहेंगे, यानी कि मॉडरेट डिस्टेंस होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी। गैसियस मॉलिक्यूल में डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल थोड़ा और ज्यादा होगी, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, लीस्ट होगा, यानी कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के थोड़ा दूर दूर होंगे, उनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम वैल्यू में प्रेजेंट होगा। सेकेंड पॉइंट जो हम डिफरेंस का समझने वाले हैं वो डिफरेंस है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद, कि इनकी अगर हम बात करें तो इनका शेप कैसा होगा और इनका वॉल्यूम कैसा होगा। तो शेप कैसा होगा, इनका फिक्स होगा, आप चेंज नहीं कर सकते। इनका लिक्विड का कैसा होगा, वेरिएबल होगा, चेंज होने वाला होगा, चेंज हो सकता है। गैसियस मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू वेसल, अकॉर्डिंग द वेसल, जिस वेसल में आप उसे पुट करोगे, जहां पर रखोगे वैसा शेप हो जाएगा। अब अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो ये सिंपल सी चीजें हैं स्टूडेंट, कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिक्स होगा, आप चेंज नहीं कर सकते। इसका वॉल्यूम भी फिक्स होगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी वेरिएबल, यानी कि गैसियस मॉलिक्यूल में एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है और इसीलिए उनका वॉल्यूम चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द वेसल वेयर दीज गैसियस मॉलिक्यूल्स आर केप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी, इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इनकी स्ट्रेंथ कम होगी, इनका स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। जिस वेसल में हम रखेंगे उसके अकॉर्डिंग उनका वेसल गैसियस मॉलिक्यूल का चेंज होगा, लिक्विड का चेंज होगा, लेकिन सॉलिड पार्टिकल्स का फिक्स होगा। वॉल्यूम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज। तो ये 2-3 चीजें जो हैं, ये शेप, वॉल्यूम, ये सारी चीजें आपको पहले से ध्यान में है, यू नो वेल अबाउट इट, लेकिन फिर भी यहां पर थोड़ा सा आता है तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है स्टूडेंट कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में डिफरेंस के बाद इनमें इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, यानी कि सॉलिड मॉलिक्यूल लिक्विड में और लिक्विड मॉलिक्यूल गैस में कैसे कन्वर्ट होता है। सपोज जैसे अगर आप कोई सॉलिड पार्टिकल लेते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, एंड लिक्विड मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो सकता है, गैसियस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर आप सॉलिड को टेम्परेचर सप्लाई करते हो तो लिक्विड में, और टेम्परेचर डाउन कर दो तो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। लिक्विड का टेम्परेचर आप बढ़ाओ तो गैस में, और गैस का कम करो तो फिर से किस में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है।
conversion of the liquid into the gas is called vaporization. वेपोराइजेशन यानी ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। हम कई बार जैसे सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करें, लिक्विड को अगर आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो किसमें, गैस में, तो दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको सब समझ में आ रहा होगा आई होप। सब्लिमेशन, अगर आप गैसियस मॉलिक्यूल को डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन, ओके। समटाइम्स सॉलिड मॉलिक्यूल्स इवन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। तो लिक्विड के सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड फ्यूजन। तो फ्यूजन, वेपोराइजेशन, लिक्विफिकेशन, सब्लिमेशन, ये सारे वर्ड आपको पहले से पता हैं, जिनके बारे में आप लोअर सेक्शन से पढ़ते आए हो। And these solid, liquid and gaseous molecules are interconvertible and these can be converted by changing the temperature and pressure, you know. अब अगर हम किसी भी सब्सटेंस की बात करें तो दो तीन चीजें हमको और भी पता होना चाहिए कि कोई मैटर किस किस फेज में प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन इसको जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मैटर किसी चीज से बनता है तो वो मैटर अल्टीमेटली किससे बना होता है ना। तो अभी यहां पर एकदम शॉर्ट में हम पढ़ लेते हैं एटम क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द एटम। अभी हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, हाँ ध्यान रखो, कहानी खत्म नहीं होती है, यहां पर अभी शुरुआत हुई है एटम की छोटी डेफिनेशन से। हम समझ लेते हैं कि एटम, तो जैसे ही हम एटम का नाम लेते हैं ना तो डाल्टन का नाम आ जाता है ना। तो डाल्टन ने कहा कि एटम जो है ना वो एटम कैसा है, इनडिविजिबल पार्ट है। एटम इज इनडिविजिबल। एटम कैसा है, इनडिविजिबल है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। हालांकि ये बात अभी भी सही है, एटम को हम डिवाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब अलग अलग होते हैं, है ना। अभी आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ऐसा जानते हो। दूसरा पार्ट उन्होंने कहा, डाल्टन्स थ्योरी कहती है कि हम एटम को कैसा है, एटम कैसा है, इनडिविजिबल है, अनडिविजिबल है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने पॉइंट कहा कि द होल पार्ट ऑफ द एटम टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। होल एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें एटम पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करेगा, आधा एटम कभी नहीं जाएगा। जैसे आपने मान लो H2SO4 लिखा, अब H2SO4 में एक एटम आपने यूज किया, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि ये 1/2 सल्फर ऐसा यूज होगा, ऐसा नहीं। आधा सल्फर का एटम कभी भी यूज नहीं होगा। आधा ऑक्सीजन आपने यूज किया तो 1/2 O कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट उन्होंने जो कहा उसका कंक्लूजन मैं आपको बताता हूं कि एटम कैन neither be created nor destroyed। हम एटम को क्रिएट नहीं कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो तीन चीजें, तीन कॉन्सेप्ट डाल्टन्स थ्योरी में मेन है। पहला कि द एटम इज इंडिविजिबल, the whole part of the atom take part in the chemical reaction, and तीसरा एटम can neither be created nor destroyed। ये तीन चीजें हमको यहाँ पर डाल्टन्स थ्योरी बताती है। एटम वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये बात सिर्फ डाल्टन नहीं बताया।
डाल्टन ने ही नहीं बताया, उसके पहले भी मैं आपको एक थ्योरी बताता हूं जो इंडिया के हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड है, जो आज से कम 2500 साल पहले की मैं बात करता हूं। कणद नाम के एक मनीषी हुए जिन्होंने चावल के दानों को कूट कूट करके उसको छोटा हिस्सा डिवाइड किया और डिवाइड किया और डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद जब वो अब डिवाइड नहीं हो रहा था, उसका नाम उन्होंने कण रखा, और जिसे पूरी दुनिया आज एटम के नाम से जानती है, ये महर्षि कणद ने उसको कण नाम से उस टाइम नामकरण किया। और वही बाद में डाल्टन ने जिसको एटम नाम से एटॉमिक थ्योरी बना दी। अब इसको थोड़ा सा अपने हिस्ट्री में जाकर के देखते हैं तो ये बात सही भी लगती है, लेकिन हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इसका यूज नहीं कर सके, उसका कुछ ना कुछ कारण तो होगा जिसे हमें खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए। तो स्टूडेंट, दूसरा एक यहां पर और डेफिनेशन आपको बता देता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एलिमेंट। कई बार ऐसा वर्ड आता है ना हमारे दिमाग में कि अरे बहुत सिंपल है एलिमेंट, चलो बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। आप एलिमेंट किसे कहोगे? कैन यू डिफाइन? हाँ, हैंड अप करो, बोलो, हैंड रेज करो, कौन कौन बता सकता है एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है। एक्चुअली एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूं जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ द एटम। इट इज द composition of similar type of the atom, similar type of atoms। अब जैसे मान लो आप एक आयरन का पीस लेते हो, सपोज ये आपने आयरन का पीस लिया, तो इसमें आप जितने भी एटम्स देखोगे ना, ऑल द एटम्स विल बी मेड अप ऑफ द आयरन ओनली। तो ये क्या हो गया? एक एलिमेंट हो गया। आपने कोई मान लो सोडियम का एक छोटा सा पीस लिया, उसमें से बहुत सारे मिलियंस ऑफ द एटम्स आर प्रेजेंट ओवर देयर, बट सारे एटम एक जैसे हैं, ऑल द एटम आर सिमिलर, तो आप कह सकते हैं कि क्या है? एलिमेंट है। लेकिन आपने वाटर लिया तो वाटर इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द एलिमेंट, है ना। तो एकदम सिंपल सी डेफिनेशन और एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है कि एलिमेंट इज द कंपोजिशन ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ द एटम। एक ही जैसे एटम्स जब मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? एलिमेंट का फॉर्मेशन, वही एलिमेंट कहलाता है। एक ही टाइप के सारे एटम होना चाहिए। दूसरा हमारे पास एक डेफिनेशन हम लेते हैं, नेक्स्ट वन एक हमने पढ़ा एटम, एकदम सिंपल वे में अभी पढ़ रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूं। एटम के बाद एलिमेंट, एलिमेंट के बाद अभी हम पढ़ेंगे कंपाउंड। कंपाउंड को डिफाइन करें तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द different type of the elements in definite proportion where physical and chemical properties of formed compound is different than their participating elements। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से कुछ बना देता हूं तो कंपाउंड बनेगा, लेकिन प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। कैसे? तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू elements in definite proportion where physical and chemical properties
are different than their participating एलिमेंट। ये एक ऐसी लाइन लिख लो जो कंपाउंड को डिफाइन करती है। फिर से सुन लो एक बार और लिख भी लो। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर देन टू टाइप ऑफ द एलिमेंट्स इन देयर डेफिनिट प्रोपोर्शन where the physical and chemical properties are different than their participating element. Okay? अब इसका एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि कैसे कंपाउंड में बनाने वाले जो एलिमेंट जो कंपाउंड बनाते हैं उसमें प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2 कंबाइंस एंड फॉर्म्स H2O। यहां पर लिख देते हैं H2O। तो O2 है तो इसको हम 1/2O2 लिख सकते हैं, या तो हम पूरी रिएक्शन को ऐसा लिख सकते हैं कि H2 प्लस O2 तो 2H2 ले लेते हैं, तो बैलेंस होके क्या हो जाएगा 2H2। आपकी जो मर्जी वो लिख लो। अब देखो, हाइड्रोजन इज फाउंड इन द गैसियस फेज, ऑक्सीजन इज फाउंड इन द गैसियस फेज, वाटर इज फाउंड इन द लिक्विड फेज। हाइड्रोजन हैज द बर्निंग नेचर, हाइड्रोजन हैज द बर्निंग नेचर। इसका नेचर कैसा है हाइड्रोजन का? बर्निंग का नेचर है, ये जल सकती है। ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, ऑक्सीजन क्या करता है? बर्निंग में हेल्प करता है। लेकिन वाटर कैसा यूज हो सकता है? ड्रिंकिंग में यूज हो सकता है। फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज हो सकता है, यानी आग को बुझाने के काम आ सकता है। आप सोचो, मैंने जो आपको डेफिनेशन लिखाया, मैंने उसमें कहा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट विल बी डिफरेंट। अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। कैसे? अभी देखो, हाइड्रोजन का नेचर बर्निंग है, हीट जनरेट करता है, पावर जनरेट कर सकता है। हम इसको चाहें तो फ्यूल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, ये ऑक्सीजन हेल्प कर रही है बर्निंग में। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल आग को बुझा रहा है, एक बर्न हो रहा था, एक हेल्प कर रहा था, अभी आग बुझाने का काम कर रहा है। और हम ड्रिंकिंग में यूज कर सकते हैं, लेकिन H2O2 को हम नहीं यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से कोई कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड की फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही चेंज हो जाती हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बहुत सारे एग्जांपल आप ऐसे ले करके इसको समझ सकते हो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड। आप चाहो तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन से CO2 बना लो। कार्बन सॉलिड फेज में है, ऑक्सीजन गैसियस फेज में है, CO2 गैसियस फेज में है। तो कार्बन हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और CO2 कैसा है? आपको हार्म कर सकता है। हम ग्रीन गैस की तरह इसको मानते हैं, ग्रीन हाउस गैस की तरह मानते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ चीजें जिसे आप डेफिनेशन से समझ सकते हो। तो हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ा, एलिमेंट, एटम, कंपाउंड। अब पढ़ेंगे, हेडिंग डाल दो मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब है, मिक्सचर की पहले तो डेफिनेशन समझ लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्सचर? मिक्सचर का मतलब अगर आपको समझना है तो आप ऐसे वर्ड समझ लो कि दो चीजों को मिक्स करना, दो चीजों को मिलाना, यानी कि मिक्सिंग की प्रोसेस। तो क्या होगा इसमें मिक्सचर का मतलब? कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 type of the elements or the compounds in any proportion। वहां कैसा था कंपाउंड में? डेफिनिट प्रोपोर्शन। यहां पर क्या है? एनी प्रोपोर्शन, वेयर देयर इज नो चेंज इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इवन आफ्टर मिक्सिंग। अपनी प्रॉपर्टी को, आइडेंटिटी को बना करके रखेंगे तो हम उसको मिक्सचर बोलेंगे। जैसे हाँ, उनका फिजिकल फेज चेंज हो सकता है लेकिन उनकी आइडेंटिटी लॉस नहीं होगी। तो
ऐसा हम लिख सकते हैं कि इट इज, सॉरी, it is combination of two or more than two elements or compounds in any proportion where physical and chemical properties are not changed. एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज भी हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी कभी लूज नहीं होगी अगर हम कोई कंपाउंड का मिक्सचर बनाते हैं तो। जैसे आपने मान लो शुगर लिया और आपने शुगर को वाटर में डिजोल्व किया, तो हो सकता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाए, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की कैसी रहेंगी, फिक्स रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। यानी कि शुगर की केमिकल टेस्ट देगा एंड वाटर का केमिकल टेस्ट देगा, ये मतलब है। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो सकती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी यहां पर चेंज नहीं होगी, आइडेंटिकल रहेगी। ओके, तो अब अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर्स आर बेसिकली टू टाइप। एक तो होंगे होमोजीनस मिक्सचर और दूसरे होंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर। ओके स्टूडेंट, तो होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर, ये थोड़ा सा डिफरेंट इसमें समझते हैं डिफरेंस। अब देखो, अगर हम होमोजीनस मिक्सचर की कुछ बातें करें तो जैसे शुगर प्लस वाटर, ये होमोजीनस है। कैसे है बताता हूं। आपने स्टार्च लिया, उसको वाटर में डिजोल्व किया, ये हेट्रोजीनस का एग्जांपल है। आपने गम अरेबिक लिया और उसको आपने वाटर में डिजोल्व कर दिया, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जांपल है। इवन मिल्क इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ द हेट्रोजीनस मिक्सचर। आपने सोडियम क्लोराइड लिया, उसको आपने वाटर में डिजोल्व कर दिया। साइट्रिक एसिड यानी कि नींबू में मिलने वाला एसिड आपने लिया, उसको वाटर में डिजोल्व कर दिया, तो ये क्या बना रहा है, होमोजीनस मिक्सचर का एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल्स लेके काम नहीं चलेगा, इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि होमोजीनस और हेट्रोजीनस में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली होमोजीनस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम आसानी से सिंपल मेथड ऑफ सेपरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। एंड दूसरा कि इनके मॉलिक्यूल्स को अगर एक बार हमने मिक्स कर दिया तो होमोजीनस मिक्सचर के केस में हम उनको डिसॉल्व्ड पार्टिकल को नेकेड आई से नहीं देख सकते। होमोजीनियसली यानी कि इक्वल वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ components cannot be seen with naked eye। नेकेड आई से हम इनके कंपोनेंट के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं, जबकि हमने स्टार्च को वाटर में डिसॉल्व किया तो स्टार्च के पार्टिकल्स हमको दिखेंगे। These can be
सीन, हम इनको देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि होमोजीनस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द सिंपल मेथड ऑफ सेपरेशन। हम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेशन से इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। होमोजीनस को सेपरेट कर सकते हैं, हेट्रोजीनस को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने एक बार वाटर में स्टार्च को मिला दिया तो फिर थोड़ा सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा दोनों के लिए। ओके, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर आप होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर को समझ सकते हैं। कुछ एग्जांपल से आपको मैं बोलता हूं, आपको बताना है कि दैट इज द पार्ट ऑफ दैट इज द टाइप ऑफ होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। मैंने मिल्क आपको बोला, वो हेट्रोजीनस का एग्जांपल है। स्टार्च डिजॉल्व्ड इनटू द वाटर, हेट्रोजीनस का एग्जांपल है। सपोज आपको मैं कर्ड देता हूं, दही, तो हेट्रोजीनस का एग्जांपल है। एक मुट्ठी भर में रेत लेता हूं, handful of the sand, and it is dissolved into the water, that is also the example of the heterogeneous mixture। आप एटमॉस्फेयर में गैसियस मॉलिक्यूल को देखते हैं, एयर को देखते हैं, that is the example of the homogeneous mixture। metals means the alloy formed by the mixture of the different metals or some combination, that is also the example of the homogeneous mixture। glass is the example of the homogeneous mixture। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम होमोजीनस और हेट्रोजीनस में क्लासिफाइड करके समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज की एकदम बहुत ही बेसिक क्लास रही। कई लोगों को ऐसा लगता भी होगा कि रजनीश सर इतनी बेसिक चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं आज का लेक्चर उन लोगों को समर्पित करता हूं जो लोगों ने अभी एकदम केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया है, जिनके लिए एलिमेंट, एटम और मॉलिक्यूल सब एक जैसा लगता है। वो स्टूडेंट के लिए आज का लेक्चर समर्पित है। थैंक यू, वॉच करते रहिए, देखते रहिए मेरा चैनल एडुकेयर। थैंक यू अगेन।